नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू। तो जो हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लासेस चल रही हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है डीपीएसपी या फिर राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक ऑलरेडी हमने मल्टीपल टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। अभी जो ये पॉलिटी की क्लासेस हैं, ये हमारी एप्लीकेशन पर कंटिन्यू चल रही हैं। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में हमारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी का कोर्स है जो अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी लगभग 17-18 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हो। ये जो क्लासेस हैं अब सिर्फ हमारी एप्लीकेशन पर ही कंटिन्यू चल रही हैं। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं लगभग कंप्लीट हो गई हैं ना। ये वाला जो बैच है कंप्लीट हो गया, इसको आप अवेल कर सकते हैं। जो हिंदी का रिकॉर्डेड कोर्स है, ये आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बहुत जल्द हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ट्यूसडे में अभी ऑफर में ये काफ़ी कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है। तो इस नंबर पर आप किसी भी प्रकार का डाउट है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स हैं। एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को विजिट ज़रूर कर लीजिए। आपको पीडीएफ ई बुक चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा, संविधान के स्रोत, अनुसूचियाँ, पाठ, पुनर्गठन, मूलाधिकार, ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 है ना, या फिर बोलें पार्ट 4, आर्टिकल 36 to 51 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखना है। तो चलिए सीधे हम इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी, ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डीपीएसपी की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यही याद रख लीजिए कि हमारे संविधान का जो भाग 4 है ना, भाग 4, इसके अलावा आर्टिकल है ना, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में हमें डीपीएसपी देखने को मिलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं। और ये हमने एडॉप्ट कहाँ से किया है, तो ये हमने आयरलैंड है ना, आयरलैंड के संविधान से इसको हमने एडॉप्ट किया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, इनका उल्लेख हमें जो हमारे भारत का ब्रिटिशर्स के द्वारा 1935 का भारत सरकार अधिनियम या फिर भारत शासन अधिनियम लाया गया था। इस 1935 के अधिनियम में भी हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डीपीएसपी का उल्लेख मिलता है, लेकिन वहाँ पर नाम कुछ और था। नाम क्या था? निर्देशों के उपकरण। ओके, निर्देशों के उपकरण या फिर निर्देशों के साधन आप बोल सकते हो। निर्देशों के साधन या फिर निर्देशों के उपकरण के रूप में 1935 के भारत शासन अधिनियम में डीपीएसपी के बारे में चर्चा की गई थी, याद रखिएगा। अब जो एस्पिरेंट्स हैं या फिर विद्यार्थी हैं, उनके मन में ये डाउट होता है कि सर अभी आपने बोला कि इनको हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है, लेकिन फिर आप बोल रहे हो कि 1935 में इनका उल्लेख था। तो याद रखिएगा, जब हमने इनको 1935 के एक्ट में लिया था है ना, तो इनको हमने आयरलैंड से ही लिया था। ठीक है, तो बात वही है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि आयरलैंड से तो हमने लिया है, लेकिन 1935 के अधिनियम में भी हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब डीपीएसपी होता क्या है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो डीपीएसपी होते हैं, सरकार को समाज में न्याय, समानता, जन कल्याण, ठीक है, लाने के लिए दिशा निर्देश देते हैं, है ना। मतलब याद रखिएगा, जो डीपीएसपी हैं या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, है ना, इनको लागू कराने के लिए, है ना, आप कोर्ट में, ठीक है, या फिर न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। जैसे कि हमने देखा था फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट में यदि राज्य के द्वारा आपके किसी फंडामेंटल राइट को छीन किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन जो डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल दिए गए हैं, है ना, इसमें राज्य को कर्तव्य के रूप में, है ना, राज्य के कर्तव्य के रूप में ये सारी चीज़ें बोली गई हैं कि राज्य को ये सारी चीज़ें करना चाहिए समाज के न्याय के लिए, समाज की समानता के लिए, समाज के कल्याण के लिए। ठीक है, तो इसको आप चुनौती न्यायालय में नहीं दे सकते हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब ये कानून जो हैं ये किसी तरह से बाध्यकारी नहीं होते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार। ठीक है, याद रखना है। और इसका जो उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य बनाना, है ना, इसका उद्देश्य जो है वो है कल्याणकारी राज्य की
स्थापना, है ना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य है, आपको याद रखना है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले इसका आर्टिकल याद रखना। आर्टिकल से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। किस देश से हमने इसको अडॉप्ट किया है ये दिमाग में रखना। 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी इसका उल्लेख मिलता है, और आखिर इसका मतलब क्या है तो वो भी मैंने आपको समझा दिया, है ना। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको ज़रा डिस्कस करा देता हूँ, है ना। जैसे कि देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसके न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, है ना, मतलब इसको आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। ये पूर्णतः सरकार पर डिपेंड है, ये उनका लागू करें या फिर नहीं करें, ये सरकार को दायित्व दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें सामाजिक आर्थिक याद रखना है, सामाजिक, सोशल, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो न्याय हैं इनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, ये 3 प्रकार के उल्लेख आपको डीपीएसपी में देखने को मिलते हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात हमें डीपीएसपी में भी देखने को मिलती है। और डीपीएसपी के अलावा ये बात एक और जगह देखने को मिलती है, प्रस्तावना में। कहाँ पर? प्रस्तावना, जो हमारी प्रस्तावना है या फिर हमारी जो प्रियम्बल है, ठीक है, ये 2 जगह पर हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात देखने को मिलती है। तो एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बातें हैं ये हमें डीपीएसपी के साथ साथ और कहाँ देखने को मिलती है, या फिर प्रस्तावना के साथ साथ कहाँ देखने को मिलती है। तो प्रस्तावना के साथ साथ डीपीएसपी में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है डीपीएसपी का। तो इसके अंतर्गत वही सभी बातें आएंगी जो राज्य के कल्याण के लिए आवश्यक है ना, वे सभी बातें याद रखना, वे सभी बातें जो राज्य के कल्याण के लिए आवश्यक हैं या फिर ज़रूरी हैं, वो सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, याद रखिएगा। अभी मैं बस इसका आपको ओवरव्यू समझा रहा हूँ कि इसका महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, इसके अलावा इस डीपीएसपी की एक सुंदरता ये भी है कि इसमें हमें गांधी जो विचारधारा थी, है ना, गांधीवादी विचारधारा ये देखने को मिलती है ना। गांधीवादी विचारधारा का मतलब है जैसे कि आर्टिकल 14 जो अनुच्छेद 40 है, इसमें आपको पंचायतों को एक गठन की बात की गई है। मतलब ऐसा बोला गया है कि राज्य जो ग्रामीण स्तर है वहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, है ना, जिससे विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिले। आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योगों की स्थापना की बात की गई है। आर्टिकल 47 में मादक पदार्थों पर रोक लगाने की बात की गई है। आर्टिकल 48 में पशुओं व गोहत्या पर रोक लगाने की बात की गई। तो ये सभी जो आर्टिकल मैंने बताया, आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48, अभी सब हम ये आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, आपको याद रखना है। तो एग्जाम में कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं सिविल सर्विस जैसे एग्जाम में, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये मैंने एक आपको डीपीएसपी के बारे में एक जनरल ओवरव्यू समझाया है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप नोट डाउन करना। अब एक एक जो भी आर्टिकल है उनको हम यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो आर्टिकल 36 से 51 भाग 4, है ना, भाग 4 या पार्ट 4 के अंतर्गत दिया गया है। देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना इसका उद्देश्य है, याद रखना है। और इसका उद्देश्य जो है लोगों के कल्याण हेतु न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि भैया लोगों को रोजगार मिले, है ना, लोगों को जो राज्य है ना, वो लोगों को रोजगार की व्यवस्था करे, है ना, उनका एक मिनिमम जो भत्ता है ना, मिनिमम जो सैलरी है वो तय की जाए। ठीक है, और इसके अलावा हम देखेंगे तो सभी को शिक्षा का अवसर मिले, है ना, एजुकेशन के समान अवसर मिले, है ना। जो बेरोजगार लोग हैं, बूढ़े बीमार लोग हैं, विकलांग लोग हैं, है ना, इनको सरकार के द्वारा सहायता दी जाए। ठीक है, सरकार यह सुनिश्चित करे कि जो मजदूर वर्ग है और श्रमिक वर्ग है, ठीक है, इसको सुरक्षित वातावरण में काम मिले। ठीक है, तो ऐसी कुछ जो सोशल चीज़ें हैं, है ना, आर्थिक चीज़ें हैं, आर्थिक न्याय वाली चीज़ें हैं, वो इसके अंतर्गत रखी गई हैं। एक एक करके अभी हम जब सब आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है भारत ने डीपीएसपी की अवधारणा को आयरलैंड के संविधान से लिया है और 1937 में संविधान में ये मौजूद थे, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था।
उसमें ये सिद्धांतों, है ना, मैंने अभी आपको डिस्कस करा है कि 1935 में जब हमारा भारत शासन अधिनियम आया था तो उस समय भी ये निर्देशों के उपकरण या फिर निर्देशों के साधन के रूप में हमारे संविधान में मौजूद थे। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36, है ना। आर्टिकल 36 क्या बोलता है? आर्टिकल 36 में राज्य की, है ना, राज्य की परिभाषा को बताया गया है। क्या बोला गया है? राज्य की परिभाषा, स्टेट को डिफाइन किया गया है, स्टेट की डेफिनेशन या फिर इसको डिफाइन किया गया। क्या बोला गया भैया? इसमें सीधी सी बात बोल दी गई है कि राज्य की परिभाषा वही होगी, है ना, जो आर्टिकल 12 में दी गई है ना। अनुच्छेद 12 या फिर आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट में हमने डिस्कस किया था कि राज्य की आखिर डेफिनेशन क्या होगी। तो इसमें सिंपल सी बात यही लिख दी गई है कि आर्टिकल जो राज्य की परिभाषा है ये वही मानी जाएगी जो अनुच्छेद 12 में लिखी हुई है। ठीक है, सिंपल सी बात इसमें कह दी गई है। अब इसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको आर्टिकल 12 बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, वो एप्लीकेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। मौलिक अधिकार की जितने भी क्लासेस हैं वो एप्लीकेशन पर ही हुई हैं, लगभग 3 क्लासेस। ठीक है, तो वो आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए इस भाग में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, भाग 3 का आर्टिकल जो 12 है इसमें जो दिया गई है, जो राज्य की डेफिनेशन दी गई है, इसका मतलब वही होगा। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 36 में इसको डिफाइन किया गया है, याद रखना है। अब एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 12 में या फिर 36 में। ठीक है, तो दोनों में ही दी गई है, या तो दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, है ना। यदि दोनों ऑप्शन में होंगे तो आर्टिकल 12 आप प्रेफर करें, है ना। आर्टिकल 12 में क्योंकि प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया और 36 में बोल दिया गया क्या है कि आर्टिकल 12 को आप प्रेफर करें। ठीक है, तो सिंपल सा आर्टिकल है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है आर्टिकल 36 यह बताता है कि DPSP भाग 4 में जब भी स्टेट राज्य की बात की जाएगी, है ना, जब भी स्टेट या फिर राज्य शब्द की बात की जाएगी तो वहाँ पर मौलिक अधिकारों का भाग 3 और जो आर्टिकल 12 है ना, उसको आपको प्रेफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 37, है ना। आर्टिकल 37 में 2 चीज़ें दी गई हैं, है ना। ये वाद योग्य नहीं है, पहली पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि ये वाद योग्य नहीं है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते, है ना, इनको चैलेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मौलिक अधिकार या फिर जब हमने फंडामेंटल राइट पढ़े थे तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है या फिर हाई कोर्ट होते हैं, इनको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का राज्य के द्वारा हनन किया जाता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। लेकिन DPSP में ऐसा नहीं है ना। DPSP में यहाँ पर लिखा है वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब ये है इनको आप न्यायपालिका में चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये राज्य को कर्तव्य के तौर पर दिए गए हैं कि भैया राज्य ये सारी चीज़ें करे, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, उनको थोपा नहीं गया है ना। मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के विकास के लिए ये सारी चीज़ें करें। ठीक है, तो आर्टिकल 37 में जो पहला पॉइंट है इसमें ये लिखा गया है कि ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरे में लिखा गया है कि इनको लागू करने का अधिकार, है ना, इनको लागू करने का जो अधिकार है, ठीक है, जो अधिकार है वो किसका होगा? वो राज्य का होगा। ठीक है, जो DPSP है इनको लागू करने का अधिकार किसका होगा? राज्य का होगा, ना कि न्यायालय का। ठीक है, तो ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 37। तो याद रखना है 2 चीज़ें की गई हैं, एक तो वाद योग्य नहीं है और एक तो इसके जो लागू करने का अधिकार है वो राज्य का होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें इसके अंतर्गत की गई हैं, बताई गई हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो वाद योग्य नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस भाग में निहित उपबंध न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, है ना। मतलब न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते, किंतु देश के शासन में ये तत्व मूलभूत हैं और राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्वों को विधि बना करके समय पर लागू करें ना। मतलब राज्य को कर्तव्य के रूप में संविधान में इनको मेंशन किया गया है। उसका कर्तव्य है कि राज्य के पास जब भी जैसे संसाधन हैं, जैसी आर्थिक व्यवस्था हैं, उस आधार पर वो जो लोग हैं या फिर जो राज्य है उनका, है ना, जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए इस प्रकार से कानून बनाए, अधिनियम बनाए या फिर कोई योजना बनाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए एक और चीज़ लिखी हुई है, DPSP को कोई व्यक्ति अदालत में जाकर के
लागू नहीं करा सकता, ये नॉन जुडिशियबल है, ठीक है। लेकिन देश के शासन के लिए ये बहुत ज़रूरी सिद्धांत है ना। देश के में शासन के लिए, लोगों के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आर्टिकल 38, है ना। आर्टिकल 38 की यदि हम बात करें बच्चों, तो आर्टिकल 38 क्या बोलता है? आर्टिकल 38 बोलता है राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इससे आपको मिलेगा। तो ये बोलता है आर्टिकल 38, ठीक है। तो आर्टिकल 38 क्या बोलता है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो राज्य है, राज्य की डेफिनेशन मतलब आर्टिकल 12 में राज्य की डेफिनेशन बताया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो संसद है, विधानमंडल है, या फिर सरकार के द्वारा गवर्न कोई भी एजेंसी है या फिर संस्था है ना, ये सब सरकार के अंतर्गत आती है। मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस कराया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है? राज्य जो है ये लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, और राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। जो आय है, इसमें जो असमानताएं हैं, इनको कम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। ऐसे कुछ कानून बना सकता है राज्य, ऐसे कुछ योजनाएं ला सकता है जिससे असमानताओं को दूर किया जाए और सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है लोगों को मिले, ठीक है। ये आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में क्या बताता है? तो यह अनुच्छेद बताता है कि राज्य स्टेट को लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और समाज में समानता लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 39 बोलता है कि जो लोग हैं, है ना, जो किसी राज्य में लोग रह रहे हैं, इनका जीवन स्तर अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, या फिर समाज में असमानता कम से कम हो, समानता लाने के लिए राज्य क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ योजनाएं बनाएं, ऐसे कुछ नियम कानून बनाएं जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो, ठीक है, उनमें समानता है, ठीक है। राज्य सभी पुरुषों और स्त्रियों की आजीविका प्रदान करने का समान अवसर देगा, है ना। तो एक पॉइंट इसमें लिखा गया है, जो राज्य है ये सभी पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका प्रदान करने का समान अवसर देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पुरुषों को ही काम दे रहे हो, है ना, महिलाओं को काम आप नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए काम के लिए, याद रखना। ऐसा नहीं कि महिलाओं को अवसर ही नहीं मिल रहे हैं तो वो विकास ही नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो महिलाओं और पुरुषों को आजीविका के समान साधन मिलने चाहिए, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट लिखा हुआ है, राज्य मानवीय और भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे लोगों का कल्याण हो, ठीक है। जो भी संसाधन है ना, राज्य के पास, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, भौतिक संसाधन हो, इनका आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे लोगों का कल्याण हो, ठीक है। मतलब समान तरीके से इन संसाधनों का वितरण लोगों तक किया जाए। अगला है यहाँ पर, राज्य आर्थिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेगा जिससे केंद्रीकरण ना हो, है ना। इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि कुछ संसाधन पर्टिकुलर कुछ लोगों तक ही आप दे रहे हो, है ना, कहीं एक जगह पर ये सारे संसाधनों का दोहन कर रहे हो, बाकी के लोग इससे अछूते रह जाएं, है ना। तो ऐसा नहीं है, किसी भी संसाधन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, एक जगह चीज़ें सिमटनी नहीं चाहिए, है ना। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, विकेंद्रीकरण होना जरूरी है कि हर एक तबके तक, हर एक लोगों तक इसका लाभ पहुँचे, ठीक है। तो आर्थिक संसाधनों का जो वितरण है हर वर्ग तक होना चाहिए, है ना, इसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, बहुत बड़े उद्योगपतियों के पास बहुत सारी ज़मीन ना हो, है ना, कोई सरकार ऐसा रूल ना बना दे, है ना, कोई एक ऐसी योजना ना ला दे जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही हो, है ना, उससे गरीबों का शोषण हो, है ना। तो याद रखना है, तो मतलब संसाधनों का जो दोहन हो वो सब तक बराबर पहुँचे, अमीर तक भी और गरीब तक भी, इसका मतलब ये है। इसके लिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, है ना। समान कार्य के लिए समान वेतन का मतलब सिंपल सा ये है, एक यदि कार्य कोई मेल कर रहा है और एक फीमेल कर रही है तो दोनों को बराबर वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेल को ज़्यादा मिल रहा है और फीमेल को कम मिल रहा है, ठीक है। अक्सर बहुत सारी जगह ऐसा देखते हैं ना कि जैसे कि मजदूरी, यदि मान लो मजदूरी का काम है ना, तो महिलाओं को, फीमेल को कम पैसा मिलता है और मेल को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मेल थोड़ा ज़्यादा काम कर सकते हैं, है ना। फीमेल की जो एक प्रकार से देखा जाए फिजिकल जो ताकत होती है वो थोड़ा मेल से कम होती है, तो ये अपेक्षाकृत कम काम कर सकती हैं। तो इसमें यही चीज़ बोली गई कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, राज्य किसी को ऐसा कार्य नहीं करने देगा जिससे उसका विकास या फिर स्वास्थ्य उसके खिलाफ हो, है ना। मतलब कोई भी ऐसा कार्य, ठीक है, मान लो कोई एक ऐसी फैक्ट्री है
ठीक है, कोई एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर कोई केमिकल बनता है ना, कोई केमिकल बनता है और ये केमिकल मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। यदि लगातार वो इसके कांटेक्ट में आएगा तो उसका स्वास्थ्य लगातार ख़राब होगा, है ना। तो ऐसे प्रॉपर इस फैक्ट्री में उपबंध होने चाहिए, प्रॉपर चीज़ें होना चाहिए, प्रॉपर प्रिकॉशन होना चाहिए, जिससे उन मज़दूरों को या फिर फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का जो स्वास्थ्य है उसमें कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो राज्य किसी को ऐसा कार्य नहीं करने देगा जिससे उसका विकास या फिर उसका जो स्वास्थ्य हो वो सही ना रहे, है ना, या फिर उससे उसका स्वास्थ्य खराब हो, हार्मफुल हो उसके लिए, ठीक है। एक पॉइंट इसमें लिखा है, राज्य बच्चों को ऐसा वातावरण देगा जिससे उसका विकास हो और शोषण ना हो, ठीक है। तो बच्चों का एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जिससे बच्चों का विकास हो और उनका शोषण ना हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शिक्षा और पोषण की व्यवस्था हो, बाल मजदूरी ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं इस आर्टिकल के अंतर्गत, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये आर्टिकल जो है ये समझ में आया होगा, आर्टिकल 39, है ना। इसमें लोगों का जो जीवन स्तर है इसको बेहतर बनाने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जो वो सारे मैंने आपको डिस्कस करा है। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि आखिर डीपीएसपी जो हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, है ना। डीपीएसपी जो हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं। जो भी आप देखते हो सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, है ना, चाहे वो फ्री अनाज देने की योजनाएं हों, है ना, कोई हेल्थ से रिलेटेड लाभ देने की योजना हो, है ना, फ्री में चेकअप वगैरह या फिर फ्री में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दिए जाने की बात हो, है ना। ये जैसे मनरेगा एक योजना चलती है, उसमें 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है ना। तो ये सब डीपीएसपी के अंतर्गत ही चीज़ें मेंशन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 39A या फिर 39 का। इसमें बोला गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात ये बोली गई है कि भैया सभी को समान न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गरीब व्यक्ति है ना, तो उसको न्याय नहीं मिल रहा है, अमीर व्यक्ति है तो उसको न्याय मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मान लो कोई एक गरीब व्यक्ति है ना, और उसका कोई केस चल रहा है कोर्ट में, है ना। अब उसके पास पैसे नहीं है वकील हायर करने के लिए, तो सरकार अपनी तरफ से उसको विधिक सहायता देगी, उसको एक वकील करके देगी, गवर्नमेंट या फिर सरकारी वकील करके देगी, ठीक है। तो इसमें यही सारी चीज़ें बोली गई हैं। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, ठीक है। साथ ही साथ आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित ना रह जाए, ठीक है। मतलब किसी भी आधार पर कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित ना रह जाए, ठीक है। तो इस आर्टिकल में यही चीज़ें दी गई हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसका सिंपल मतलब ये है, राज्य सभी नागरिकों को समान न्याय दिलाने का प्रयास करेगा, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वह वकील की फ़ीस नहीं दे सकता, तो सरकार उसको मुफ्त कानूनी सहायता देगी, एक फ्री वकील देगी, एक सरकारी वकील देगी, ठीक है। ये याद रखना। जैसे कि कोई एग्जाम्पल लिखा है, अगर कोई मजदूर या फिर महिला न्यायालय में केस नहीं लड़ सकती तो सरकार उसे सरकारी वकील उपलब्ध कराएगी ताकि उसको न्याय मिल सके, ठीक है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है 39A, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 14। तो इसमें हमें महात्मा गांधी की जो एक प्रकार से इनकी जो फिलॉसफी थी वो देखने को मिलती है, ग्राम पंचायतों का गठन। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है कि गांधीवादी जो फिलॉसफी है सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो डीपीएसपी में देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 14 ग्राम पंचायतों का गठन, है ना, गौमांस पर प्रतिबंध या फिर मादक पदार्थ जो होते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, है ना, और गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए, ठीक है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। तो ये सब गांधीवादी विचारधारा है जो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 जो है ये विकेंद्रीकरण या फिर ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज पंचायत, है ना। विलेज पंचायत जो विकेंद्रीकरण, पंचायत मतलब क्या है, देखिए पंचायतों का गठन का मतलब सिंपल सा ये है कि हमारा देश बहुत बड़ा है ना, हमारे देश में बहुत सारे गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, तो उन छोटे छोटे गांव कस्बों का भी प्रतिनिधित्व हो शासन प्रशासन में, ठीक है, याद रखना है। इसका सीधा सा उद्देश्य है, मतलब जो शक्ति है, जो शक्तियाँ हैं उसका विकेंद्रीकरण किया जाए, छोटी से छोटी जगह तक, छोटे छोटे गाँव तक ये शक्तियाँ लोगों को मिलें,
ठीक है, ताकि उनका विकास सुनिश्चित हो पाए और उनकी भागीदारी सामने आ पाए। ठीक है, तो याद रखना है, राज्य ग्राम पंचायतों के गठन करेगा, साथ ही उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देगा जिससे कि वह स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात आर्टिकल 40 में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 41। तो 41 क्या बोलता है भैया, सरकार को यह कोशिश करना चाहिए कि उसमें कुछ मतलब प्रावधान दिए गए हैं, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है ना, काम पाने का अधिकार है आपका, ठीक है, शिक्षा पाने का आपका अधिकार है, लोक सहायता पाने का अधिकार है ना। तो सरकार कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए, कुछ ऐसी स्कीम्स बनाने चाहिए जिससे लोगों को काम मिले, ठीक है, शिक्षा मिले, लोक सहायता मिले। जैसे कि कुछ इसमें पॉइंट है, मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। पहला जैसा कि पॉइंट है, नागरिकों को रोजगार का अधिकार मिले, है ना। जैसे कि मनरेगा एक स्कीम चलती है ना, मनरेगा एक नाम की स्कीम चलती है जिसमें जो ग्रामीण लोग हैं उनको वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ठीक है, तो उससे उनको क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, काम का अधिकार मिल रहा है। ठीक है, सभी को शिक्षा का अवसर मिले, है ना, पढ़ने का अधिकार भी ये सबका है ना, तो शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ठीक है, ज़रूरतमंद जो भी लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बेरोजगार है ना, बेरोजगार है, अब हमारे देश में अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत सारी आपने स्कीम सुनी होंगी कि सरकारें, बहुत सारी सरकारें जो हैं ये बेरोजगारी भत्ता देती हैं, है ना। यदि आप बेरोजगार हो तो सरकार आपको कुछ पैसा देगी, है ना। जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं समाज में उनको कुछ पेंशन दी जाती है ना, भले ही आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, लेकिन उनको एक एज के बाद कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत अपना गुजारा भत्ता कर सके, है ना। जो बीमार लोग होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, विकलांग लोग होते हैं ना, इनके लिए सरकार कुछ स्कीम्स चलाती है, इनकी मदद करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं आर्टिकल 41 में, मतलब काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार ये सरकार को दिया गया है कि भैया ये सरकार का कर्तव्य है कि लोगों के लिए ये सारी स्कीम बनाएं ताकि उन तक वो फ़ायदा पहुंच पाए। ठीक है, देख लेते हैं। राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य, है ना, आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है ना, आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, मतलब इसका मतलब यह है राज्य जो है वो अपनी आर्थिक स्थिति या फिर संसाधन के अनुरूप, उसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी वित्तीय स्थिति है उसके अनुरूप वो इस प्रकार के काम करेगी, लोगों को काम देगी, शिक्षा में सहायता करेगी, लोक सहायता देगी, है ना। तो इसके भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता आदि की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार का उपबंध करेगी। ठीक है, मतलब इनके उत्थान के लिए कुछ ऐसी स्कीम बनाएगी, कुछ ऐसे कानून बनाएगी जिनसे इनका विकास हो सके। ठीक है, जैसे कि एक अच्छा एग्जांपल है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, है ना, इसको हम मनरेगा बोलते हैं। इसके द्वारा जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनको काम का अधिकार दिया गया है। क्या बोला गया है इसको, काम का अधिकार, है ना, रोजगार का अधिकार दिया गया है। मतलब मिनिमम एक साल में 100, हर एक घर से 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मनरेगा स्कीम है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। और भी कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे कि 15 अगस्त 1995 में एक स्कीम आई थी, एक योजना आई थी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, है ना। इसमें क्या, आर्टिकल 41 के अंतर्गत ही बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी एक प्रकार से कार्यक्रम था, है ना। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना भी थी, है ना, कि वृद्ध लोगों को पेंशन दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना थी, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना थी, है ना, तो ये सब योजनाएं शामिल थीं। 1 अप्रैल 2001 से NMBS को जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का भाग बना दिया गया। ठीक है, तो ये सब जो स्कीम्स लाई गई हैं वो इसी आर्टिकल 41 के अंतर्गत लाई गई हैं। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 या फिर आर्टिकल 42 जो है ये काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। ठीक है, तो इसमें राज्य को ये कर्तव्य दिए गए हैं कि भैया जो भी मजदूर वर्ग है ना, याद रखना, जो भी मजदूर वर्ग है या फिर जो श्रमिक वर्ग है ना, जो मजदूरी करते हैं या फिर जो श्रमिक वर्ग है, इनको एक सुरक्षित और मानवीय, है ना, मतलब एक अच्छे सुरक्षित और मानवीय काम के हालात मिले, है ना। सुरक्षित, ये कुछ पॉइंट हैं, मानवीय और अच्छे कार्य के हालात मिले, है ना। अब ऐसा नहीं है भैया लोगों के पास काम नहीं है, है ना,
मजदूरी करने को नहीं है, तो आप उनको कोई ऐसा काम दे रहे हो जिससे उनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, है ना, मानवीयता पर सवाल उठ रहे हैं, या फिर आप उससे कुछ भी ऐसा घिनौना काम करा रहे हो, ठीक है। तो आप यदि काम दे रहे हो मजदूर वर्ग को, श्रमिक वर्ग को, तो सुरक्षित, मानवीय और अच्छे कार्य उपलब्ध कराएं, ये बोलता है आर्टिकल 42। इसके अलावा क्या बोलता है, जैसे कि कोई महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं या फिर जब उनको गर्भावस्था की स्टेज में वो होती हैं, तो सरकार उनको कुछ विशेष, उनके लिए विशेष प्रावधान बनाए, है ना, विशेष सहायता दे। जैसे आपको पता होगा कि इनको जो गर्भवती महिलाएं होती हैं इनको छुट्टी दी जाती है ना, इनको छुट्टी का प्रावधान है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं आर्टिकल 42 के अंतर्गत, आपको याद रखना है। एक बार हम इसको थ्योरी के माध्यम से भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, राज्य काम की न्यायसंगत मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, है ना। तो 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि काम की न्यायसंगत मतलब है कि जो श्रमिक वर्ग है या फिर मजदूर वर्ग है, इनको अच्छा सुरक्षित मानवीय काम मिले, ऐसे हालात मिलें, ठीक है। तो इसके अंतर्गत यही चीज़ें बताई गई हैं, याद रखना है। जैसे कि देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए छुट्टी का प्रावधान है। पहले ये 12 वीक का था, अब 26 वीक का कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सब जो किया गया है, अब इसको ऐसा नहीं है कि भैया ये आपको राज्य नहीं देगा तो आप न्यायालय चले जाओ, है ना। अब ये राज्य को कर्तव्य के तौर पर दिए गए हैं, ठीक है, कि राज्य ये सारी चीज़ें करेगा जिससे समाज एक बेहतर दिशा में चल सके, उत्थान कर सके, प्रगति कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 43 में बोला गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ठीक है। 43 में क्या बोला गया है, अब इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो भी श्रमिक वर्ग है ना, इनको कम से कम इतनी मजदूरी तो मिलना चाहिए जिससे वो अपना सम्मानजनक जीवन जी सके, है ना। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कि उनको मिनिमम वेजेस कितने मिलेंगे, मिनिमम सैलरी उनकी कितनी होगी, है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप उसका शोषण ही कर रहे हो कि 500 रुपये दिन का देना चाहिए और आप उसको 250 दे रहे हो या 300 दे रहे हो, ठीक है। तो जो भी मजदूर वर्ग है उनके लिए एक मिनिमम, एक सम्मानजनक सैलरी होनी चाहिए, उनका दिन का भत्ता होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ ये बोली गई है इसमें कि कार्य करने की अच्छी व सुरक्षित परिस्थितियां होना चाहिए ना। मजदूर वर्ग यदि कहीं काम कर रहा है, किसी माइन में काम कर रहा है, ठीक है, किसी साइट पे काम कर रहा है, तो उनकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनकी सुरक्षा को खतरे में रख करके आप उनसे काम करवा रहे हो, ठीक है। मजदूरों को अवकाश भी दिया जाना चाहिए, उनको प्रॉपर आराम भी दिया जाना चाहिए, है ना। सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका भी उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो मजदूरों की मजदूरी और उनके हितों की बात की गई है आर्टिकल 43 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 43 में लिखी गई हैं, आपको याद रखना है। एक बार यहाँ पर हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो, राज्य उपयुक्त विधान के द्वारा कृषि, उद्योग या फिर अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों कार्य, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाले काम की दशाएं एवं सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है, वो सारे पॉइंट आपको आर्टिकल 43 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। आगे देख लेते हैं, और साथ ही कुछ और पॉइंट हैं। साथ ही राज्य ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा ना। जो कुटीर उद्योग होते हैं ग्रामीण स्तरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, तो ऐसे उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेगा राज्य। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं इसमें, है ना। अब आता है आर्टिकल 43A, है ना। इसमें क्या बोला गया है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए, है ना, जैसे कि कोई इंडस्ट्री है या फिर कोई उद्योग है ना, उसका जो भी प्रबंधन है या फिर मैनेजमेंट है ना, उसका प्रबंधन है या फिर मैनेजमेंट है ना, तो इसमें श्रमिकों की भी भागीदारी हो, है ना। श्रमिकों की भी भागीदारी हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ मालिक या फिर मैनेजर ही पूरा मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं, हालांकि मैन तो वही देखेंगे, लेकिन इनकी भी भागीदारी होना चाहिए। इसी के चलते आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें यूनियन होती हैं, है ना, उनका एक लीडर होता है और ये भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 43A में कहा गया है, ये आपको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है,
क्लियर है? तो याद रखिएगा। इसका उद्देश्य देखिए सिंपल सा ये है, इसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि श्रमिकों को भी अपने अधिकार मिलने चाहिए ताकि वो सम्मान से जी सके। यदि कोई एक श्रमिक या फिर मजदूर जीवन भर किसी कंपनी के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए, है ना, काम करता है, तो उसका भी अधिकार है कि उसका भी कुछ ना कुछ योगदान हो उसकी कंपनी के लिए, वो सम्मान से जी सके, उसको पूरा सम्मान मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो काम कर रहा है। ठीक है, तो उद्योग की प्रगति में भी सक्रिय भागीदारी हो, है ना, इसका उद्देश्य ये है। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो क्या लिखा है? राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों एवं संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना सुनिश्चित करे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है आर्टिकल 44। तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, है ना, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी चर्चाओं में रहता है अक्सर, है ना, और जो अभी हाल ही में सरकार चल रही है एनडीए की या फिर बीजेपी की जो सरकार चल रही है, इनका जो घोषणा पत्र है उसमें से समान नागरिक संहिता भी एक ये प्रावधान है। देखिए, दो प्रकार के एक प्रकार से कानून होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपराधिक मामले, एक आपराधिक मामले, ठीक है, एक होते हैं, और एक होते हैं दीवानी मामले। इन्हीं आपराधिक मामलों को हम फौजदारी मामले भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फौजदारी मामले और आपराधिक और दीवानी मामले, दो प्रकार के मामले होते हैं, है ना। जो भी आप, यदि कोई क्राइम करता है, मान लो, है ना, चोरी हो गई, डकैती हो गई, आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, आपने रेप कर दिया, ये सब आपराधिक प्रवृत्ति के मामले हैं। ठीक है, दीवानी मामले क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपकी ज़मीन या फिर जो आपकी जायदाद है ना, उसके मामले हो गए। ठीक है, शादी से संबंधित चीज़ें हो गई, तलाक वगैरह हो गए, है ना, तलाक वगैरह हो गए, है ना। तो ये सब जो मामले आते हैं ये दीवानी में आते हैं और ये सब आते हैं आपराधिक। तो ये दो प्रकार के मामले होते हैं। अब जो आपराधिक मामले या फिर फौजदारी मामले हैं, है ना, ये हर धर्म के लिए सेम है। मतलब किसी मुस्लिम ने, है ना, किसी हिंदू ने, किसी सिख ने यदि कोई मर्डर किया है तो तीनों को सेम ही सज़ा मिलेगी, है ना। मान लो 7 वर्ष की सज़ा है या फिर पूरे जीवन भर की सज़ा है, तो सबको सेम ही मिलेगी। लेकिन ये जो दीवानी मामले होते हैं ना, इनमें धर्म के अनुसार चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे कि मुस्लिमों के लिए तलाक का अलग प्रावधान है, हम हिंदुओं के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो आर्टिकल 44 यही बोलता है कि सभी नागरिकों के लिए हर तरीके के जो मामले हैं, जो कानून हैं, वो सेम होने चाहिए, है ना। इसको ही हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर समान नागरिक संहिता। ठीक है, एक देश एक कानून, सिंपल सा मतलब इसका ये है। सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो दीवानी हो, आपराधिक हो, है ना, सेम कानून होने चाहिए, अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण ये आर्टिकल है, याद रखना है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा, ये बोलता है आर्टिकल। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। क्या बोला गया है? जो बालक हैं या फिर जो बच्चे हैं, है ना, इनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। राज्य में सभी बच्चे जो 6 वर्ष तक की आयु के हैं ना, 6 वर्ष तक की बात यहाँ पर की गई है, शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, है ना। मतलब जो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, राज्य इन बच्चों की जो शुरुआती शिक्षा है ना, इनकी व्यवस्था करने का प्रावधान करेगा। और इसको याद रखना है, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। जो हमारा मूल संविधान है ना, उसमें लिखा गया था, मतलब मूल अनुच्छेद जो 45 था, इसमें 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का प्रावधान था। और इसको फिर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? इसको आर्टिकल 21A में जो फंडामेंटल राइट है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, हमने पढ़ा था आर्टिकल 21A, है ना। इसमें जो सेकंड क्लॉज था उसमें यही लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। और इसको इसलिए वहाँ पर शिफ्ट किया गया क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है ना, शिक्षा का अधिकार, है ना। ये चूँकि काफ़ी कंपलसरी है ना, इसके चलते इसको फंडामेंटल राइट में शिफ्ट किया गया और यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया। यहाँ पर 6 वर्ष तक की आयु का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या बोलता है? तो अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अन्य जो दुर्बल वर्ग हैं, इनकी शिक्षा व अर्थ संबंधी जो प्रावधान है, इनकी बात की गई है ना। जैसे कि SC वर्ग है, ST वर्ग है और जो OBC वगैरह की जो कास्ट होती हैं,
तो शिक्षा संबंधी, अर्थ संबंधी, इनके हितों की अभिवृद्धि के लिए और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से जो ये आर्टिकल है ये राज्य को इनकी रक्षा करने, है ना, या इनको प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो सिंपल सा याद रख लो, जो आर्टिकल 46 है ये अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य जो वर्ग हैं इनके शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, है ना, इनको प्रोटेक्शन देने के प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या बोला गया है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य। ठीक है, क्या बोला गया है? राज्य लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्राथमिकता देगा। साथ ही मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का प्रतिषेध करेगा। ठीक है, मतलब जो भी मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार के द्वारा कई बार क्या अनाज बांटा जाता है ना लोगों को, तो ये ध्यान रखे राज्य कि भैया आप यदि कोई खाना बांट रहे हो फ्री में, आप अनाज बांट रहे हो, तो उनका पोषण का भी ध्यान रखें ना, पोषण स्तर का भी ध्यान रखें, जिससे उनका जीवन स्तर जो है वो ऊंचा उठ सके, उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसके अलावा जो मादक पदार्थ होते हैं जैसे कि शराब वगैरह, है ना, इनको बंद किया जाए, इनको बंद करना चाहिए, ऐसा कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, याद रखना, जो भी हानिकारक मादक पदार्थ हैं, शराब है, इनका प्रतिबंध करना चाहिए। जैसे कि जो कुछ राज्य हैं जैसे कि गुजरात हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर शराबबंदी लागू है, तो ये सरकार को कर्तव्य आर्टिकल 47 के अंतर्गत ही दिया गया है और इसके अंतर्गत ही सरकारी गतिविधियाँ करती हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 की यदि हम बात करें तो कृषि और पशुपालन का संगठन, है ना, इसमें क्या बोला गया है? कृषि और पशुपालन में सुधार हेतु जो सरकार है या फिर राज्य है ये उन्नत तकनीक का प्रयोग करे, है ना, कृषि का डेवलपमेंट हो, है ना भैया, अत्याधुनिक, जैसे कि आप आप देखते हो हरित क्रांति आई है ना, इसके अलावा अन्य जो कृषि उत्पाद हैं उससे संबंधित अलग अलग क्रांतियाँ आई हैं, जिससे हमें कृषि में क्या देखने को मिला? अच्छा विकास देखने को मिला। पशुपालन से में सुधार करने से संबंधित जो तकनीकी हैं इसका विकास किया जाए, है ना। तो कृषि और पशुपालन का संगठन मतलब ये है इन क्षेत्रों में सरकार नई नई तकनीकी लाए ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके सरकार अपनाए। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों और परीक्षण में सुधार करे और पशुओं के वध को रोके, है ना, जैसे कि गौ हत्या, है ना, बहुत सारे राज्यों में गौ हत्या के लिए बहुत कड़े कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो गौ हत्या, गौवध को भी इसके अंतर्गत ही रोका गया है आर्टिकल 48 के अंतर्गत। तो ये बात भी आपको याद रखना है, राज्य पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाया गया। इसमें दो चीज़ें बोली गई हैं मुख्यतः याद रखना, एक तो क्या है, कृषि और पशुपालन में सुधार हेतु राज्य उन्नत तकनीक का प्रयोग करे, और दूसरा जो पशुवध है ना, पशुवध है इसकी बात की गई है, इसको निषेध बताया है इसमें। ठीक है, जैसे कि गाय पर अक्सर डिबेट चलता है, तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है इसके अंतर्गत, याद रखिएगा। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48 का में क्या बोला गया है? राज्य पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ठीक है, 48A पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और जो वन्य जीवों की रक्षा है ये करेगा राज्य, और इसको 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते हो भैया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सरकार लाती है ना, नेशनल पार्क बनाती है, ओके, टाइगर प्रोजेक्ट लाती है ना, इसके द्वारा क्या जीवों का संरक्षण किया जाता है ना, और अवैध कटाई के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। तो ये सब इसी के अंतर्गत बनाए गए हैं, ये राज्य को कर्तव्य दिए गए हैं, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको हमारे संविधान में जगह दी गई है। क्लियर है, आगे डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों, ठीक है, जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं जैसे कि ताजमहल हो गया, ठीक है, बहुत सारे किले हैं हमारे भारत में, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं, हेरिटेज साइट्स होती हैं ना, तो इनका संरक्षण करना, है ना, मतलब राज्य कुछ ऐसे नियम बनाएगा, कोई ऐसी संस्था बनाएगा जो संस्था इन सभी स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगी। जैसे कि भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है। क्या है भैया? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है। इसका काम क्या है? इसका काम यही है, ये सारे जो स्मारक हैं, है ना, मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका
क्या करे, संरक्षण करे, इनका प्रबंधन करे, ठीक है, ताकि आने वाली पीढ़ी तक भी ये सही सलामत बने रहे। और किसी भी देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्मारक जो होते हैं, स्थान जो होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक, कलात्मक स्थानों और वस्तुओं का विनाश, क्षरण, विकास एवं, क्या लिखा है इसमें, राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक एवं कलात्मक स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं का विनाश एवं क्षरण था निर्यात से संरक्षण करने का ना, कुछ इसमें गड़बड़ स्टेटमेंट लिख गया है, मैंने आपको समझा ही दिया है अच्छे से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या बोलता है भैया, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना। इसमें क्या बोलता है, जो सरकार है या फिर राज्य है, ये इस दिशा में कार्य करे, है ना, या फिर इस दिशा में राज्य को काम करना चाहिए जिससे न्यायपालिका और कार्यपालिका, ठीक है, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का क्या हो सके, सेपरेशन हो सके, इसका पृथक्करण हो सके। मतलब किसी का भी कार्य, है ना, जो जैसे मान लो न्यायपालिका कोई कार्य कर रही है तो कार्यपालिका उसमें हस्तक्षेप ना करे और कार्यपालिका के काम में न्यायपालिका हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। दोनों अलग अलग काम करें, एक दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप ना करे। तो इनके कार्यों का पृथक्करण बताया गया है ना। ये राज्य को कर्तव्य दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का कदम उठाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 51, ठीक है। आर्टिकल 51 क्या बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि पहला पॉइंट दिया गया है, विश्व शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, विश्व शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। जो बाकी कंट्री हैं, है ना, इनकी इज्जत करना चाहिए, है ना, अन्य देशों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनसे एक न्यायपूर्ण अच्छा संबंध रखना चाहिए, ठीक है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है या फिर जो ट्रीटी हैं, संधियां हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। यदि कोई विवाद हो तो युद्ध की बजाय बातचीत या फिर समझौता करके समाधान निकालना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय या फिर इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में की बात इसके अंतर्गत कही गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा जो है ये मध्यस्थता के द्वारा करना चाहिए। युद्ध वगैरह की सिचुएशन को टालना ही चाहिए, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 51, ठीक है। तो दोस्तों ये आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे, है ना। कई बार आप इनको डायरेक्ट पढ़ते तो समझने में दिक्कत आती है, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको यहाँ पर इसको समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए अगली जो हमारी क्लास होगी, है ना, वो होगी मौलिक कर्तव्य से संबंधित, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित आर्टिकल 51A के अंतर्गत ये सारी चीज़ें रखी गई हैं, है ना। भाग 4 का के अंतर्गत रखी गई हैं। तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। इसके अलावा अभी तक आपने हमारी पॉलिटी का कोर्स अवेल नहीं किया है तो इसको आप अवेल कर सकते हैं। क्लासेस लाइव चल ही रही हैं, सारी क्लासेस यूट्यूब पर नहीं आएंगे ना। यूट्यूब पर कुछ स्टार्टिंग की डेमो क्लासेस थी, अभी कंटिन्यू क्लासेस हमारे यूट्यूब पर चल रही हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, टेस्ट, PDF, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है। यहाँ पर कंटेंट पूरा बाइलिंगुअल है ना। इसके अलावा स्टेट PCS, SSC, रेलवे, हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये कोर्स है, क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स है, तो कोई भी एस्पिरेंट इसको अवेल कर सकता है। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स आप ले सकते हैं, हिंदी का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, कंप्लीट इंडियन और वर्ल्ड का कोर्स आप ले सकते हैं। अभी ये ऑफर में मिल रहा है आपको, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेज इसमें स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स हैं, बहुत ही फेयर प्राइस में आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा इस टॉपिक की PDF भी यदि आपको चाहिए है तो बिल्कुल फ्री में आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आपको PDF फोल्डर में जाना है, PDF फोल्डर में इंडियन पॉलिटी के फोल्डर में जाओगे, वहाँ पर आपको ये PDF फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। एम्पावरिंग एवरी ड्रीम विथ अफोर्डेबल एक्सीलेंस, ये हमारा एक प्रकार सा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को आगे लेकर के हम बढ़ रहे हैं। बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही क्वालिटी कंटेंट हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।